सावन के आखिरी सोमवार के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल रविवार रात गदौलिया चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से लेकर नंदी चौराहा, गदौलिया और गंगा घाटों तक सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। उनके साथ अपर पुलिस आयुक्त शिव हरि मीणा, डीसीपी गौरव बंसेवाल, एडीसीपी सरवण टी और एसीपी डॉक्टर अतुल अंजन त्रिपाठी भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ने बताया कि पिछली बार करीब 5.5 लाख श्रद्धालु दर्शन को पहुंचे थे और इस बार उससे भी ज्यादा संख्या की उम्मीद है। सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तैयारी की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग, रूट डाइवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करेगी और श्रद्धालुओं को लाइन में लगकर सुचारू रूप से दर्शन कराया जाएगा। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, इसीलिए घाटों पर जाना पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। किसी भी श्रद्धालु को घाट पर नहीं जाने दिया जाएगा। कमिश्नर ने यह भी बताया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान 1 महीने से चल रहा है और अब लगभग पूरा अतिक्रमण हटा दिया गया है। यदि कोई व्यापारी चोरी छिपे सड़क पर दुकान लगाने की कोशिश करता है तो उससे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज कर सामान जब्त किया जाएगा और जेल भेजा जा सकता है। देखिए, कल सावन मास का अंतिम सोमवार है। इसको लेकर के यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई है। भारी संख्या में यहाँ कांवड़िया और श्रद्धालु आए हुए हैं। पिछले सोमवार को भी लगभग 5.5 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए थे। तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी लोग सुचारू रूप से यहाँ दर्शन करें, कोई अव्यवस्था यहाँ पर न हो। पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर बैरिकेडिंग बहुत अच्छी कराई गई है। लाइनों में लग करके सुचारू रूप से, सुगम रूप से सभी लोग दर्शन करेंगे और ये प्रयास होगा कि ज़्यादा समय ना लगे लोगों को दर्शन करने में। पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की गई है। रूट की व्यवस्था इस समय पार्किंग की गई है कि कहीं पर जाम ना लगे। इन्हीं सभी व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायजा लिया गया है। सर, भीड़ को देखते हुए घाट में जिस तरह से गंगा जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो किस तरह का प्रशासन की व्यवस्था है? देखिए, पानी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है और ये खतरे के निशान से भी ऊपर जा चुका है। इसके मद्देनज़र घाटों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी श्रद्धालु को घाट पर नहीं जाना है। सभी को सीधे लाइन में लग करके दर्शन करने। सर, अतिक्रमण पे क्या कहेंगे? अतिक्रमण कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पिछले 1 महीने से लगातार अभियान चला करके अतिक्रमण को लगभग 0 कर दिया गया है। उसके बावजूद चोरी छिपे 1-2 व्यापारी या 1-2 बाहरी व्यक्ति यहाँ ला करके व्यापार करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भी भेजा जाएगा और उनका सामान को जब्त कर लिया जाएगा। वाराणसी में अधिवक्ता सेगवेवरा रघुवंशी ने न्यायालय परिसर में प्रेस वार्ता कर शिवपुर थाना पुलिस और पूर्व जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथी अधिवक्ता चंद्रभूषण सिंह को सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मी उदयवीर सिंह द्वारा बिना किसी कानूनी आदेश के जबरन गिरफ्तार किया गया। ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। चेगवेवरा ने इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना बताया और कहा कि उनके सहयोगी को झूठे केस में फंसाया गया और अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया। इस घटना को लेकर अधिवक्ता समाज में भारी आक्रोश है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। रघुवंशी एडवोकेट जिला सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं। आज यहाँ मामला ये है कि एक हमारे मुवक्किल है चंद्रभूषण सिंह, जो कालीन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और वर्तमान समय में ये प्रदेश से बाहर जयपुर में निवास करते हैं। ये मामला ये है कि ये इनके द्वारा एक ट्रस्ट का गठन किया गया था, जिनमें इनके कुछ पहले संबंधित लोग थे जो संबंधों को देखते हुए ट्रस्ट के ट्रस्टी बने और ट्रस्ट का संचालन शुरू हुआ। कुछ दिनों के उपरांत संजय सिंह के द्वारा और उनके अन्य लोगों के द्वारा, उनके रिश्तेदार के द्वारा ट्रस्ट में गबन किया जाने लगा और जब चंद्रभूषण सिंह को यह ज्ञात हुआ कि ट्रस्ट में बहुत भारी मात्रा में गबन किया जा रहा, तो उन्होंने विरोध किया और पूछताछ उन लोगों से किया। तो उन लोगों ने एक गिरोह बना लिया अपना, संजय सिंह ने, और कई लोगों का 3-4 लोगों का एक गिरोह बनाया और जिनकी पत्नियां भी ट्रस्टी थी। उन्होंने कहा कि ज्यादा आप इसमें जांच वगैरह कराएंगे तो हम आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। ये सिलसिला शुरू हुआ। उसी बीच एक प्रॉपर्टी भी मेरी थी जो कबीर नगर में, तो कबीर नगर की जो प्रॉपर्टी मेरी थी 3 मंजिला, कबीर नगर एक जानते ही है कि एक महंगा
जगह है, तो 3 मंजिला मकान में बाहर था। इन लोगों ने क्या किया, उस मकान को जमींदोज कर दिया और उसके कीमती फर्नीचर, समरसेबल वगैरह और घर के अंदर जो फर्नीचर वगैरह थे, सामान थे, सब वो लोग उठा ले गए। हमने एक भेलीपुर थाने में FIR दर्ज कराई, पहले FIR दर्ज नहीं की जा रही थी, किसी तरीके से हुआ तो उसमें उसने FIR लगा दिया। फिर मैंने प्रोटेस्ट दाखिल किया, तो ये घटनाक्रम यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद ये संजय सिंह का गिरोह इतना सक्रिय रहा और यहाँ की पुलिस की जो भूमिका रही हमारे प्रति हमेशा विपरीत रही। कारण उसके क्या थे, संजय सिंह के द्वारा मुझे प्रचारित किया गया बाबा शब्द से, बाबा शब्द से प्रचारित किया गया। तो पुलिस के दिमाग में जहन आया कि बाबा आएंगे और पुलिस मेरे खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करती है। और किस तरह से करती है कि मैं अपने घर में 19/9/2024 को मैं अपने घर में कैंटोनमेंट स्थित किराए के मकान में श्रीनिवास दुबे अधिवक्ता के साथ और एक दो मित्र के साथ विधिक कार्रवाई पर चर्चा में कर रहा था। तो वो जब चर्चा कर रहे थे चंद्रभूषण सिंह जी, तो शिवपुर थाने के SHO उदयवीर सिंह और कुछ सादे देश में पुलिस वाले पहुंचते हैं। सादे देश में जो पुलिस वाले रहते हैं वो मेरी काल बेल बजाते हैं ताकि पुलिस न दिखे। दरवाजा खुलता है और अचानक से पुलिस वर्दीधारी लोग अंदर घुसते हैं और श्रीनिवास सिंह जब सामने आते हैं पूछते हैं कि किस कारण से आप आए हुए हैं, तो बोले कि चंद्रभूषण सिंह कहाँ। उन्होंने कहा कि कोई वारंट है, कोई सर्च वारंट है, कोई LDW है या मैं किसी मुकदमे में वांछित हूँ। चंद्रभूषण सिंह सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे ही वार्ता कर रहा हूँ। तो उदयवीर सिंह ने श्रीनिवास दुबे के कनपटी में पिस्टल सटाते हुए कहा कि बड़े वकील बनते हो, किनारे हटो, और इनको किनारे किया। चंद्रभूषण सिंह को घसीटते हुए वहां से ले गए। तो वहीं पे बैठे हुए श्रीनिवास दुबे के साथ पे सबका मोबाइल जब्त कर लिया। तो किसी तरीके से एक मोबाइल रह गई, तो 112 नंबर पे इनके मित्र ने कॉल किया। 112 नंबर की पुलिस आई और वहां पे CCTV फुटेज में सारी घटना कैद हुई। और सारी घटना कैद हुई तो वो हम लोगों ने 112 नंबर का जन सूचना से सब इकट्ठा किया और चीजें हुई। और हमारे ऊपर उसके बाद ये थाने ले जाते हैं, हमको फांसी राम आवास योजना चौकी में रात भर रखते हैं, मुझे अमानवीय प्रताड़ना देते हैं। और रात में 2 साल पहले की एक घटना दिखाते हैं कि चंद्रभूषण सिंह ने बलात्कार किया है फला महिला का। और 1:10 से 11 बीच के बीच उठा के ले जाते हैं मुझे कैंटोनमेंट से। रात को 1:25 पे 2 साल पहले की घटना का FIR दर्ज करते हैं और सुबह 20 तारीख को 11:30 बजे मेरी गिरफ्तारी दिखाते हैं। इलीगल गिरफ्तारी सरकार, जन सूचना से मैंने सारी चीजें मांगी हुई थी। उसके बाद जब मेरा बेल ऑर्डर हाईकोर्ट में मूव होता है तो वहां के माननीय न्यायाधीश को ये लगता है कि जब मैं सारे मटेरियल को देता हूं, जन सूचना वगैरह, CCTV फुटेज वगैरह और कई मुकदमे जो क्रॉस इधर उधर से थे और मेरे द्वारा जो पहले से लिखा पढ़ी की जा रही थी कि मुझे कभी भी किसी फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सकता है, ये गिरोह के सदस्य संजय सिंह और ये लोग मुझे फंसा सकते हैं या अपने परिजनों के साथ जो ट्रस्टी भी रहे हैं फंसाया जा सकता है। मुझे तो संभावना मैंने व्यक्त की थी, तमाम तरह से मैंने लेटर लिखा था क्योंकि पुलिस मेरे खिलाफ ही शुरू से थी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस आर्डर में इस सारी चीजों को वर्णित किया है और मेरा बेल ऑर्डर मंजूर किया। अच्छा, अब इसके बाद एक नया ट्विस्ट आता है कि पुलिस तो प्रताड़ित करती है, फर्जी FIR करती है, मैं जेल जाता हूं, बेल ऑर्डर मेरा होता है, मैं बेल बाउंड भी करता हूं, रिहाई परवाना मेरा जाता है 14 फरवरी 2025 को। मुझे छोड़ा नहीं जाता है तो हम लोग कारण पता करते रहे, नहीं चला पता और नहीं कोई आख्या आई जेल से। और चूंकि उस समय डॉक्टर उमेश सिंह जी थे जेल अधीक्षक और उनकी चर्चाएं आप लोगों ने भी सुनी होगी, काफी दबंग किस्म के जेल अधीक्षक थे और धन उगाही के कई चर्चे उनके खिलाफ आए हुए। यहाँ तक कि एक महिला कर्मचारी ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाया था, जिसका दबाव में ट्रांसफर भी कर दिया गया था। तो इस तरह से पुलिस ने जब क्या चाहते हैं इस प्रकरण में यही है कि मानवाधिकार आयोग में मैंने एक पिटीशन डाली हुई थी, जिसमें मानवाधिकार आयोग ने इस सारे प्रकरणों को देखते हुए, घटनाक्रम को देखते हुए मेरे मुवक्किल चंद्रभूषण सिंह के स्वतंत्रता के जीवन जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना और ये एक मानवाधिकार का घोर उल्लंघन माना कि पुलिस ने इलीगल कस्टडी रखा और जेल में भी इलीगल तरीके से रखा गया। एक नोटिस CP को जारी की गई जिसमें 4 सप्ताह में इनसे रिपोर्ट मांगी गई है और इसमें उदयवीर सिंह और उमेश सिंह को नोटिस जारी हुई है कि ये अपना रिपोर्ट दें। श्रावण के आखिरी सोमवार की पूर्व संध्या पर मंडलायुक्त SR निंगम ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण किया। ललिता घाट से लेकर मंदिर परिसर तक की सफाई और सुरक्षा की जांच की गई। उन्होंने अधिकारियों को साफ सुथरी और बिना गड़बड़ी वाली व्यवस्था के निर्देश दिए। आज से शुरू हुए रुद्राक्ष श्रृंगार की प्रगति भी देखी गई। बाद में त्रिवेणी जल से भगवान विश्वेश्वर का पंचामृत अभिषेक कर श्रावण मास की
सुखद पुण्यता की कामना की गई। श्रद्धालुओं से अपील की गई कि धाम को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग करें। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के रमना इलाके में नगर निगम द्वारा एसटीपी प्लांट के पास कूड़ा फेंकने को लेकर जनता में जबरदस्त आक्रोश है। स्थानीय निवासी आचार्य संतोष तिवारी का कहना है कि इस इलाके में पहले ही सीवरेज प्लांट से प्रदूषण हो रहा है, अब कूड़ा फेंकने से स्थिति और बिगड़ गई है। लोगों का कहना है कि बोरिंग का पानी तक पीने लायक नहीं रहा, मक्खियों की भरमार है और दमा खांसी जैसी बीमारियां फैल रही हैं। हाईकोर्ट का आदेश है और नगर आयुक्त की मंजूरी के बावजूद प्रशासन जबरन यहां कूड़ा डलवा रहा है। जनता ने आज सुबह 12 बजे से ज़्यादा कूड़ा गाड़ियों को मौके से लौटा दिया। लोग अब एसटीपी तक पहुंचने और समाधान की मांग कर रहे हैं। मैं आचार्य संतोष तिवारी, फलित ज्योतिष। आचार्य जी, क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है कि इस जमीन पे लिया गया ये सीवरेज प्लांट बनाने के लिए, इस सीवरेज प्लांट से भी हम लोग दिक्कत में हैं। दिक्कत ये है कि यहाँ से मात्र 150 मीटर की दूरी पे हमारा मकान है। उसके बोर 350 फीट मैंने बोर कराया है। उस बोर का पानी डायरेक्ट आप पी नहीं सकते हैं, इतना दुर्गंध आता है पानी में कि उसको पी नहीं सकते हैं। दूसरी बात, ये जमीन तो हम लोगों से अर्जित किया गया इसके लिए, जल को स्वच्छ करने के लिए। यहाँ वातावरण ही प्रदूषित कर दिया गया ये एनटीपीसी कोयला प्लांट बना करके। इनका भी मानक हमने निकाला, उसमें भी ये था कि बगल में ये कूड़ा नहीं फेंकेंगे। ये अपना भी कूड़ा जो कोयला बनाने के बाद जो कचरा हो रहा है वो बाहर फेंक दे रहे हैं, जबकि ये इनके लिखित में नहीं है। इसके लिए भी हम लोग एनजीटी में गए हुए हैं। दिन रात हम लोग मर रहे हैं। यहाँ दमा अस्थमा के लोग पेशेंट होते जा रहे हैं। स्थिति ये है कि लोग शुद्ध रूप से भोजन नहीं कर पा रहे हैं, इतनी मक्खियों की अंबार हो जा रही है। किस तरह से आखिर जिया जाए? जनता का जीने का हक है या नहीं? तो आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि इस धुएं का या तो कोई व्यवस्था किया जाए कि जो धुआं ना हो, हम लोग डिस्टर्ब ना हो सकें। अभी बाढ़ का समय आएगा और रोग फैल जाएगा हम लोगों के पास, तो समस्या ही समस्या है। खुशी तो किसी बात का है ही नहीं। हाईकोर्ट से कोई नोटिस भी मिली है क्या? हाईकोर्ट से हमने इसके लिए आदेश लिया है कि जो है यहाँ पहले कूड़ा फेंका जाता था और उस कूड़े को यहाँ से हटाकर करसड़ा शिफ्ट किया गया। उसमें नगर आयुक्त का ये लिखित है कि मैं यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कूड़ा गंदगी नहीं करूँगा। या मेरा जो है जो भी कूड़ा होगा वो जो है करसड़ा जाएगा। उसके बाद की ये जबरदस्ती है, ये प्रशासन लगा करके, हम लोग जब रोकने के लिए आए तो प्रशासन भी चप गई। भाई क्यों नहीं गिरने दे रहे हैं, सरकारी ज़मीन है। हमने कहा भाई हमारे पास तो लिखित है कोर्ट का, आपके पास यदि किसी का लिखित हो तो दीजिए। तो फिर इधर उधर करते करते हम लोग 7 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक खड़े रह गए। यहाँ एक फला अधिकारी आ रहे हैं तो एडीएम आ रहे हैं, कोई नहीं आया। फिर कोई आया एक अधिकारी और वो कह करके गया ठीक है नहीं गिरेगा। आज सुबह से कितनी गाड़ियाँ यहाँ से वापस कराए? लगभग 15 से 20 गाड़ियाँ। चंदौली जिले के बाहर न्याय पंचायत में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। कर्मनासा नदी उफान पर और बाबरा, मगर खाई, बहतौरा जैसे गांव में बाढ़ का पानी घरों और स्कूलों तक पहुंच गया है। नौगाड़ बांध से 5,568 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद खेतों में पानी भर गया, जिससे धान और अरहर की फसल बर्बाद हो गई है। मगर खाई के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भी पानी भरने से पढ़ाई रोक दी गई है। गांव के लोग डरे हुए हैं, अगर पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश ने हालत और बिगाड़ दिए हैं। वाराणसी के रमना स्थित रायपुरिया घाट पर बाढ़ का पानी चढ़ने से हालत बिगड़ गए। करीब 20,000 घर प्रभावित हुए और लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्वामी रमेशानंद सरस्वती का कहना है कि इस बार भारी बारिश और बाढ़ से सारी फसलें डूब गई हैं, जिससे गरीबों को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके आश्रम में करीब 700 लोग शरण लिए हुए हैं, लेकिन अब तो कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि जब प्रकृति का कहर बरपाती है तो विज्ञान भी बेबस हो जाता है। हमारा नाम स्वामी रमेशानंद सरस्वती और बुल्लू बाबा है। हमारे दीक्षा गुरु थे स्वामी परमानंद सरस्वती सुमर बाबा। उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी। और उन्होंने हमारे आश्रम की स्थापना, जहाँ पे मैं रहता हूँ वर्तमान में, स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौश आश्रम, उसकी स्थापना सन 1924 में की है। उसी आश्रम के हम सन्यासी हैं, प्लस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सर के पद के सेवादार हैं।
गुरुजी, आज चूंकि गंगा का बढ़ता जल स्तर है और रमना के ऊपर काफी खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो है, जब सनातन धर्म में जब से कुल महाकुंभ होता है, जिस ईयर में उस साल में बारिश अच्छी होती है, मौसम अच्छा रहता है, बाढ़ भी होती है। आज कितने इस रमना क्षेत्र की बात की जाए, चूंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और आज बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, काफी हद तक अंदर पानी आ चुका है। कितने परिवार होंगे गुरुजी जो इससे प्रभावित होंगे, फसलों को क्या नुकसान हुआ होगा? फसलों को तो जो हर चीज में गरीब जो है वही पीछे जाते हैं। तो जो भी है गुरु ईश्वर प्रकृति, हमारी अक्सर हम बोलते हैं परिणाम जो होता है गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा से ही मिलता है। चाहे विज्ञान के रास्ते पे चलते हों, चाहे अध्यात्म के रास्ते पे, गुरु ईश्वर प्रकृति से महान कोई नहीं। कितनी हमारे पास विज्ञान की सुविधाएं हैं, कितने महापुरुष है, महात्मा है, लेकिन जहाँ प्रकृति के प्रकोप आती है तो सारे फेल हो जाते हैं। तो ये तो प्रकृति के प्रकोप है। मौसम है, बारिश अधिक हो रही है और गंगा माँ अपने पेटे के बाहर निकल करके आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। तो वो तो उन्हीं के हाथ में है, जब वो चाहे कंट्रोल कर ले। कंट्रोल करने के लिए बारिश कम होगी, गंगा माँ कंट्रोल हो जाएंगी। चूंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे फसलों को भी नुकसान हुआ है, ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से गुरुजी कोई अभी तक कोई मदद तो मिलनी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत हम देखते हैं अगल बगल हमारे आश्रम के स्वामी वितरागानंद कुटिया घाट के नाम से बनवाए हैं। और यहाँ पे स्वामी जी यहाँ पे उत्तर में जो है, यहीं से गंगा माँ उत्तर घूमी है। तो यहीं पे 1924 से 64 तक मतलब डुबकी लगाते थे, फिर ध्यान करते थे, फिर तब आश्रम में जाते थे। तो हम यहाँ पे रह के देख रहे हैं, यहाँ पे 4 घंटा 5 घंटा रहते हैं ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन। तो इतने किसान मेहनत करते हैं, पूरी फसल तैयार है। महाराज जी, कल वाराणसी गंगा पर देश के प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है मदद के लिए हर संभव। तो अभी तक कितनी मदद यहाँ पर आई है? मदद तो किसान तो ज्यादा बता पाएंगे ना, उनको क्या मदद मिली ना मिली। अभी हमारे आश्रम को भी कोई मदद तो नहीं मिली। हमारे आश्रम पर 700 गौ माता है, तो सामान्य पुरुष का तो बातें छोड़ दें। क्योंकि जब गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो कुटिया पे भी पानी अंदर प्रवेश करता है, हर बार की बात है। उस समय जब जानवरों को दिक्कत होती है तो उसमें प्रशासन और शासन की तरफ से अभी भी कोई खास तैयारी की गई है, या आश्रम ट्रस्ट की तरफ से भी कोई तैयारी की? अभी प्रशासन के कोई हमारे आश्रम पे भी नहीं है, अभी तो कोई नहीं। गुरुजी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो एक बार परिक्रमा तो करना चाहिए कि कहाँ पर क्या इतनी चीज की जरूरत है। हमारे आश्रम पे लगभग 250 नंदी साण है और 400 के लगभग गौ माता है। यदि के माध्यम से कुछ संदेश देना और एकाएक गौ यदि गंगा माँ का प्रकोप प्रवेश करता है आश्रम की तरफ तो समस्या तो हो ही सकता है। गुरुजी, बात की जाए रमना की, तो रमना में बहुत आबादी है, किसान बहुल क्षेत्र है। ऐसे में गंगा का रौद्र रूप जब गांव में प्रवेश कर रहा है, ये फसलों को नुकसान हो रहा है। क्या एक अनुमानित फसल होगी या क्या एक अनुमानित हेक्टेयर में जमीन होगी जो अब नुकसान के चपेट में है? अब तो बहुत ज़्यादा चपेट में। अब तो जब गंगा माँ अपनी सीमा को पार करती हैं तभी तब मतलब बर्बादी होना चालू हो जाता है। अब यह है कि ये सब माँ गंगा का क्षेत्र भी है। इसमें एक उपाय है कि यदि तटबंध बन जाए, प्रपोजल कई बार हुआ, यदि बन जाए तो इससे कंट्रोल किया जा सकता है। उसको भी वही मतलब प्रकृति के ऊपर है। बगल में इमलिया घाट के नाम से एक जो नाटी इमली के नाम से एक बांध अवेलेबल मौजूद है, वो बांध की क्या रूप उसमें होती है ना, गंगा माँ वहाँ से लड़ती है। जब गंगा माँ पेटा पूरा भरता है तो जो जाके पुलिया में लड़ती थी वो यहाँ लड़ती है। और वो अभी तो 3 फीट का ऊंचाई खड़ी पेटा में 3 फीट पानी बढ़ेगा, वो तोड़ेगा तो पूरा सीर नैपुरा नरोत्तमपुर टिकरी सबको एकदम पानी में भर देगा। 1-2 घंटे में पूरा भर देता है न, वहाँ कोई साधन सब फेल हो जाती है, जो 2013 में देखा गया। बनारस में यूथ क्लब सोसाइटी की तरफ से मिस्टर मिस एंड मिसेस बनारस 2025 का ऑडिशन हुआ। इसमें 40 लोगों ने हिस्सा लिया, इनमें से 20 को ग्रैंड फिनाले के लिए चुना गया। इस शो को मिस बनारस 2024 वशवानी और मिस बनारस 2023 पलक जायसवाल ने जज किया। अब 20 अगस्त से ग्रूमिंग सेशन शुरू होंगे और ग्रैंड फिनाले 24 अगस्त को होगा। यूथ क्लब सोसाइटी के अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी ने बताया कि ये शो बनारस के युवाओं को टैलेंट दिखाने का शानदार मौका देता है। Hello everyone, it's me Vaishnavi Agreri, winner of 2024 Miss Banaras. I'm here to judge some of participants for upcoming show Mr. Miss and Mrs. Banaras. Thank you.
ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें क्या एज ग्रुप है? इसमें एज का हमने बहुत ज्यादा क्राइटेरिया नहीं रखा है। इसमें एज का हमने काफी ज्यादा क्राइटेरिया नहीं सेट कर रखा है। मिस के लिए 18 टू 22 और जो मिसेस कैटेगरी है उसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिस्टर के लिए भी आपका जो है एडल्ट कैटेगरी आती है वही। आपकी ऑडिशन हो रहा है कि कैसे मतलब किस बेसिस पे किया जाता है, क्या आपका प्रोसेस है? ऑडिशंस आपके टैलेंट के बेसिस पे किया जाता है। हम कई सारे राउंड कंडक्ट करते हैं, जैसे कि वॉक हो गया, आपकी कैपेबिलिटी देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, आपकी स्पीकिंग स्किल्स हम लोग देखते हैं। उस वे पे हम लोग ऑडिशन कंडक्ट करते हैं, स्कोरिंग होती है, फिर उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आउट होता है उसके बाद उसके बिहाफ पे हम लोग ग्रैंड फिनाले कंडक्ट करते हैं। जो ग्रैंड फिनाले में जाते हैं इन फ्यूचर उनको क्या हेल्प मिलती है? जो ग्रैंड फिनाले में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर वो टाइटल वॉन करते हैं, हमारे मिस्टर मिसेस बनारस के जो कैंडिडेट्स हैं, तो उनको हम लोग बहुत अपॉर्चुनिटी देते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे हम लोग उनको शूट्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उसको अपलिफ्ट करते हैं, उन्हें काफी सपोर्ट देते हैं हम लोग कि वो अपना फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सके।